हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं अपने एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण का पूरा इतिहास समझ लिया था, सर आइजैक न्यूटन के बारे में जाना था और गैलीलियो गैलीली के बारे में जाना था कि इन्होंने कैसे हमारे गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट लाया, इनका क्या योगदान रहा, क्या इनकी जीवनी थी। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो कृपया जा करके तुरंत देख लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा रोचक बातें पता चलेंगी उस वीडियो से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के बारे में, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, हमने जाना था सर आइजैक न्यूटन के बारे में, उनका बहुत बड़ा योगदान था ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लाने में। ठीक है, उन्होंने हमें ये बताया था कि इस पृथ्वी में मौजूद जितनी भी चीजें हैं या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं एक बल के द्वारा। ठीक है, जिस बल को इन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई थी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट से इस टॉपिक को समझने वाले हैं। हमने क्या माना, हमने माना कोई दो वस्तुएं हैं, हमने मान लिया कि दो वस्तुएं हैं। ठीक है, इन दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है यानी कि मास, पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है और ये दोनों वस्तुएं r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, r क्या है, दूरी है इनके बीच की, r दूरी पर दोनों वस्तुएं स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया है हमें कि ये जो m1 वस्तु है ना, अब इन्होंने क्या बताया था सर आइजैक न्यूटन ने कि सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो ये दोनों वस्तु भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। जब वस्तु एक वस्तु दो को आकर्षित कर रही है अपनी ओर, तो इस पर कौन सा बल लग रहा है, F21। ठीक है, वस्तु एक द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल क्या है, F21। और पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल क्या है, F21। और दूसरी वस्तु द्वारा पहली पर लगाया गया बल क्या है, F12। हमने नाम दे दिया है कि जब पहली वस्तु दूसरे पर बल लगाएगी तो वो बल क्या है, F21। और जब दूसरी वस्तु पहली पर बल लगाएगी तो वो क्या है, F12। ठीक है, ये बल के नाम दे दिया हमने। अब ये बल का मान क्या होगा, कितना बल से खींच रही हैं दोनों एक दूसरे को या फिर आकर्षित कर रही हैं, तो इसके लिए हमें ये नियम समझना पड़ेगा। हमने अब तक जो माना है वो हमने यहाँ पास लिख दिया है कि दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। वस्तु एक द्वारा वस्तु दो पर लगाया गया बल F21 है और वस्तु दो द्वारा एक पर लगाया गया बल F12 है। ठीक है, तो इस बल का मान क्या होगा। अब ये जो बल है जो दो वस्तुओं के बीच लग रहा है, जो दो वस्तुओं के बीच बल लग रहा है, ये बल जो है ये क्या है, दो चीजों पर निर्भर करता है। किन किन चीजों पर, सबसे पहले इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और दूसरी चीज इन दोनों वस्तुओं के बीच दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर कैसे निर्भर करता है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात होता है। ये जो बल लग रहा है इन दोनों वस्तुओं के बीच, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या होता है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात होता है। दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान क्या है, m1 m2, इन दोनों का गुणनफल कर दो और फिर उसको समानुपात होता है बल के। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा बल लगेगा। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जब कोई सेब गिरता है या कोई बॉल नीचे आकर के गिरती है, तो हमने क्या पढ़ा है कि दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है ना, तो पृथ्वी क्यों नहीं चली जाती सेब के पास, सेब क्यों आता है पृथ्वी के पास, सेब गिरता हुआ हमें क्यों दिखता है, हमें पृथ्वी तो उसके तरफ जाती हुई नहीं दिखती। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है और जब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो ज्यादा बल लगाएगी। तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है तो वो ज्यादा बल लगाती है सेब पर, इसलिए सेब आता है पृथ्वी के पास, ना कि पृथ्वी जाती है सेब के पास। ठीक है, बल दोनों लगा रहे हैं, एक दूसरे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द्रव्यमान किसका ज्यादा है, सेब का ज्यादा नहीं है, पृथ्वी का ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी सेब को आकर्षित कर लेती है। ठीक है, ये द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात होता है। दूसरी चीज, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है। मतलब कि ये जो बल लग रहा है दो वस्तुओं के बीच, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है।
यानी कि जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम बल लगेगा। जैसे हम ब्रह्मांड में जाएं, ब्रह्मांड में हमारे पास कई सारे ग्रह हैं, ठीक है, जो ग्रह जितना दूर होगा उतना ही कम गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ठीक है, और जो ग्रह जितना पास होगा उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। जैसे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी चीज है? चांद है, उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह चांद है, तो चांद को पृथ्वी बहुत तेजी से आकर्षित करती है। वहीं जो दूसरे तारे हैं जो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, उनको उतना तेजी से गुरुत्वाकर्षण बल उन पर नहीं होता है, इसलिए फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है, वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमते हैं, वो दूर घूमते रहते हैं, क्योंकि उन पर गुरुत्वाकर्षण बल का असर कम है, क्योंकि दूरी ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा दूरी उतना कम बल, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा बल, ठीक है। बल जो है द्रव्यमान के समानुपात होता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपात होता है, ठीक है। ये दो चीजें हमने समझ ली। अब ये पहले और दूसरे समीकरण से हम क्या कह सकते हैं कि बल जो है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के, इन दोनों समीकरण से हमने क्या लिख दिया, m1 m2 बटे आर स्क्वायर, हमने ये पहले और दूसरे समीकरण से ये चीज आई है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये समानुपात का जब चिन्ह हटता है तो हमें पता है कि एक स्थिरांक आता है। जब समानुपात का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक लगाया जाता है। यहाँ पास कौन सा स्थिरांक होगा, यहाँ पास कैपिटल जी जो है ये एक स्थिरांक है। स्थिरांक को हम कुछ भी ले सकते हैं, के ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण में जो स्थिरांक है उसे हमें जी मानना पड़ेगा। जब हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय बल के बारे में, तो वहां पास जो स्थिरांक होगा वो कैपिटल एम होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पास जो है स्थिरांक वो कैपिटल जी है हमारा, ठीक है, कैपिटल जी हमारा क्या है, स्थिरांक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये कैपिटल जी जो है, कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक। कैपिटल जी एक स्थिरांक है, इसको हम गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, और इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये इसका मान होता है कैपिटल जी का, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि ये जो बल है वो किसके बराबर होता है, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के बटे उनकी दूरी के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, ये बल है। अब अगर हमें कोई भी वस्तु दे दी जाए, दो वस्तुएं, उनका हमें अगर द्रव्यमान पता है, उनके बीच की दूरी पता है, तो हम यहाँ पास फार्मूला में रख करके ये बल का मान पता कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं, ये जी में जी का मान जब हमने निकाला तो मान तो हमें ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है हमारी, हर जगह हमें यही वैल्यू लेनी है, लेकिन ये इकाई कैसे आई, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये इकाई कैसे आई, इसे हम देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ये गुरुत्वीय स्थिरांक क्या होता है, इसका मान कितना होता है, इसकी इकाई क्या होती है, और F बराबर क्या होता है, बल हमने निकाला, गुरुत्वाकर्षण बल हमने निकाला, ठीक है। अब हम इसी फार्मूले का यूज करके इस कैपिटल जी की इकाई निकालेंगे, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये कैसे आया, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें जी को एक साइड रखना है, जिसकी इकाई हमें निकालनी है उसे एक साइड रखना है, बाकी सबको इधर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पास जी को अगर मैं इधर ही रख दूं, जी m1 m2 ये लिखा है ना, अपॉन आर स्क्वायर बराबर एफ, ये हमें दिया गया है। अब मैं क्या करूं, एक एक करके सबको इधर भेजता हूं। सबसे पहले ये आर स्क्वायर को इधर भेजता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बराबर जी m1 m2। हमें इधर साइड सिर्फ जी को रखना है एक साइड, बाकी सबको इधर भेजना है। ये इधर गुणे में है m1 m2, इसको इधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, भाग में, ठीक है, m1 m2 बराबर क्या आ गया, जी। ये आ गया हमारा फार्मूला, जी बराबर क्या होता है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इसका यूज करके हम इसकी इकाई निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं इकाई, हमें पता है बल की इकाई क्या होती है, बल की क्या इकाई होती है, न्यूटन, न्यूटन पता है हमें, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। आर की क्या इकाई होती है, आर क्या है, दूरी, आर क्या है, दूरी, और दूरी की क्या इकाई होती है, मीटर, मीटर, और यहाँ पास आर का स्क्वायर है, मतलब कि मीटर का स्क्वायर। फिर क्या है, यम, यम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पास m1 और m2 दोनों की इकाई क्या होगी, केजी, ठीक है।
तो यहाँ पास हम रख देते हैं। बल की क्या इकाई होगी? न्यूटन। आर, आर क्या है? दूरी, दूरी की क्या होती है? मीटर। और आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर बटे यम 1 यम 2। यम 1 क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? केजी। यम 2 भी क्या है? द्रव्यमान, इसकी भी इकाई क्या होगी? केजी बराबर जी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? यहां से क्या आ गया हमारा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर बटे में केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर। आ गई हमारी जी की इकाई। जी की इकाई क्या आ गई? जी बराबर आ गया है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर प्रति केजी का स्क्वायर। ये आ गया है हमारे पास इसकी इकाई। तो इस तरह से हम गुरुत्व स्थिरांक की इकाई को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, और साथ ही साथ हमने गुरुत्व स्थिरांक के बारे में भी जाना, उसकी इकाई ज्ञात की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।